वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 17 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फाइनल यूनिट 3 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स को। और इसका जो पहला चैप्टर है चैप्टर 17 ऑनलाइन एक्सेस एंड वेब सिक्योरिटी, इसको हम वन शॉट के अंदर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के जो नोट्स हैं या इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ऑनलाइन एक्सेस एंड वेब सिक्योरिटी को। तो इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आता है डिजिटल फुटप्रिंट। तो देखिए, फुटप्रिंट से आप फेमिलियर होंगे। जब भी आप कहीं पे वॉक करते हैं, आप जाते हैं, तो आपके जो फुटप्रिंट हैं या सिंपली मार्क हैं वो आपके पीछे छूटते हैं। तो इसी तरीके से पर्टिकुलर पर्सन अगर आपका इंटरनेट को एक्सप्लोर करता है, आपका ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है, तो जो मार्क होते हैं, जो ट्रेल होते हैं उसके बिहाइंड, उन्हीं को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एज रिजल्ट ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटी इज नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। या डिजिटल फुटप्रिंट को सिंपली हम मार्क ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, जो कि हम पीछे छोड़ते हैं या हमारे पीछे फाइल के फॉर्म में वो स्टोर होता है जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। अब ऑनलाइन आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से हमारा जो डेटा है उसको स्टोर रखता है, जिनको हम बोल सकते हैं कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज्म। तो डिजिटल सोसाइटी क्या होती है? इट इज़ अ सोसाइटी दैट यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एंड शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को। देन डिजिटल सोसाइटी refers to a society in which digital technologies such as internet, smartphone and computer system play an important role for communication and interaction। यानी कि डिजिटल सोसाइटी के अंदर हम हमारी जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मेजरली आपका इंटरनेट आता है, स्मार्टफोन आता है एंड कंप्यूटर सिस्टम आता है। और ये सब सोसाइटी अगर आपकी है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन होगा, इंट्रैक्शन होगा, आपका डिस्कशन होगा, तो ये सभी पॉसिबल है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेटिज्म। देखिए, नेटिज्म आपका दो यहाँ पे टर्म से मिलके बना है। एक तो आपका इंटरनेट है, दूसरा आपका सिटीजन है, या इन शॉर्ट इसको हम बोल सकते हैं सिटीजन ऑफ इंटरनेट इज नोन एज नेटिज्म। यानी कि नेट यहाँ पे लगा हुआ है, नेट का मतलब हो गया इंटरनेट, और आपका सिटीजन से यहाँ पे लेकर के हम आए हैं आइजन, तो इस दोनों से मिलकर ही आपका नेटिज्म यहाँ पे बना है। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज, इंगेजेज इन डिस्कशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑनलाइन वर्ल्ड। यानी कि जो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो इंटरनेट पे बिताएगा, और ये इंटरनेट पे अगर वक्त बिताएगा तो वहाँ पे डिस्कशन होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, आपका डिबेट्स होंगे, तो ये सभी आपका एक नेटिज्म करता है। तो सिंपल सा है, इसको अगर आप इस डेफिनेशन से नहीं दिखाना चाहते तो एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, अ नेटिजन इज अ सिटीजन ऑफ इंटरनेट हु यूज्ड द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली, या हु यूजेज यहाँ पे होना चाहिए, हु यूजेज द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली, एथिकली एंड रिस्पेक्टफुली। तो आप सिंपली बोल सकते हैं सिटीजन ऑफ इंटरनेट इज नोन एज नेटिजन। देन आपका नेट एटिकेट्स क्या हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे हमने पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो नेट एटिकेट्स आर द रूल्स दैट नेटिजन्स शुड फॉलो व्हेन यूजिंग द इंटरनेट। यानी कि जो नेटिजन्स हैं या सिंपली इंटरनेट के यूज़र हैं उनको फॉलो करने चाहिए जब वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब इसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स ऑनलाइन। यानी कि जो आप हैं, आपकी जो प्राइवेसी है और दूसरों की जो प्राइवेसी है, साथ में सिक्योरिटी है, उसको आपने इंश्योर करना है, रिस्पेक्ट करना है जब भी आप ऑनलाइन होते हैं। देन यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज, आपने प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना है। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। देखिए कि जब भी आप चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे या ऑनलाइन, तो आपने वहाँ पे अवॉइड करना है कैपिटल लेटर्स को। अगर आप फॉर एग्जांपल हाई नॉर्मली की जगह या हाई की जगह अगर आप पूरा ही कैपिटल लिखते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लगता है। तो आपने अवॉइड करना है किसी भी कैपिटल लेटर्स को, या एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो आप यूज़ करेंगे ही। देन थिंक बिफोर यूर पोस्ट, यानी कि पोस्ट करने से पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि एक बार अगर आप कमेंट करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो आपका डिलीट होने वाला नहीं है इंटरनेट से।
देन अवॉइड शेयरिंग पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। आपको कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर नहीं करना है। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और इनक्रिप्टेड जो आपकी एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं उन पे ही आपने सर्व करना है। देन अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट दैट में कंटेन मालवेयर और फिशिंग। यानी कि आपके जो सस्पिशियस लिंक हैं या कोई अटैचमेंट है मेनली जो ईमेल के साथ आते हैं उन पे आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि वो मालवेयर हो सकते हैं जो कि सिंपली हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं, या आपके फिशिंग आपके साथ हो सकती है। इसका मतलब होता है कोई आपका लोकल लाइक आपकी वेबसाइट होती है जो कि ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती है, लेकिन वो आपका डेटा जो है उसको केवल स्टील करता है। तो आपने अलग अलग जो लिंक्स हैं या ऑफिशियल जो लिंक्स हैं उन पे आपने क्लिक नहीं करना। देन फाइनल आपका है फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइन। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है और एग्जाम में भी एक दो रूल्स आपसे अगर पूछे जाते हैं तो इनमें से आप कोई भी लिख के आ सकते हैं। देन आपके आ जाता है कम्युनिकेशन एटिकेट्स, यानी कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन, यानी कि बेसिकली आप जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। इसके अंदर भी कुछ रूल्स हमने लिखे हैं, जैसे बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, बी क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, यूज़ प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशंस। ये मेनली जब भी आप चैटिंग करते हैं या आप कमेंट करते हैं या आप डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आप इन सभी रूल्स को आपने फॉलो करना है। देन बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एंड अवॉइड ऑफेंसिव और अब्यूजिव लैंग्वेज, यूज़ प्राइवेट चैनल फॉर पर्सनल मैटर। कोई भी पर्सनल मैटर होता है या आपको डिस्कस करना है, कोई चीज़ समझानी है तो आप उसको पर्सनली समझा सकते हैं अगर वो अवेलेबल हो। प्राइवेटली अगर पब्लिकली आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। देन अवॉइड ट्रोलिंग एंड नो द प्लेटफॉर्म रूल। किसी भी प्लेटफॉर्म के रूल्स जो होते हैं वो आपने फॉलो करने हैं, भले वो कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई वेबसाइट का प्लेटफॉर्म हो। और ट्रोलिंग सिंपली सी बात है, आपने नहीं करना है। इसके अलावा ये तो कम्युनिकेशन के एडिकेट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल मीडिया के क्या एडिकेट्स हैं। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दैट नेटिजन्स वुड फॉलो व्हेन यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये जितने भी यहाँ पे आपके रूल्स हैं इनको आपने फॉलो करना है जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जिसमें पहला आपका है बी रिस्पेक्टफुल एंड ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। देन थिंक बिफोर यू पोस्ट करने से पहले आपने 2 बार सोचना है। रिव्यू योर प्राइवेसी सेटिंग एंड चूज वट हु कैन सी यूर पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़ एंड अदर पर्सनल डेटा। यानी कि आपकी जो प्राइवेसी सेटिंग है, आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारी जो आपकी ये प्रोफाइल होती है उसको हम प्राइवेसी के अंदर रख सकते हैं, यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन उसको देखने वाला है, कौन उसको नहीं देखने वाला। तो प्राइवेसी सेटिंग आपको हर एक सोशल मीडिया पे मिलता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। देन थिंक बिफोर ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग, जो कि आपकी रेपुटेशन को या प्राइवेसी को हार्म ना करे। देन गिव क्रेडिट टू अदर्स फॉर देयर वर्क और कंट्रीब्यूशन एंड अवॉइड स्टेलिंग और कॉपिंग। यानी कि आपको क्रेडिट देना है अगर आप किसी और के किए गए काम को यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर। देन यूज़ हैशटैग दैट कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर पोस्ट। आपने देखा होगा कई सारे हैशटैग्स आपके चलते हैं, तो किसी भी पोस्ट के लिए, भले वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आपने उसको बूस्टअप करना है और लोगों तक आप चाहते हैं वो पहुंचे, तो आपने अच्छे तरीके के हैशटैग, प्रॉपर जो हैशटैग उससे रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे देखते हैं डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं आईपीआर। तो आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं जब वो कोई भी चीज़ अपने इंटेलेक्ट या सिंपली माइंड को यूज़ करके क्रिएट करता है। तो ओरिजिनल क्रिएशन या इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स होते हैं उन्हीं को हम आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल और कंपनीज ओवर देयर ओरिजिनल क्रिएशन और इन्वेंशन। तो आईपीआर इंक्लूड करते हैं आपके कॉपीराइट को, पेटेंट को और ट्रेडमार्क को। तो इन तीनों को ही अभी हम समझेंगे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होते हैं। अब आईपीआर आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपका आईपीआर या आईपीआर राइट्स लागू होते हैं। तो वो हैं आपके डोमेन नेम हो गए, इन्वेंशंस हो गए, डेटाबेस राइट्स हो गए, या आपने कोई बुक लिखी है, आप ऑथर हैं, आप कोई क्रिएट करते हैं, आर्टिस्ट हैं आप, तो आपका जो वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली आप आईपीआर को ले सकते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो प्रोटेक्ट रहे। देन आपका कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट रिफर्स टू द लीगल राइट ऑफ ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये सिंपली आपका एक लीगल राइट है और ये आपका जो क्रिएटर है या आपका जो किसी भी राइट को लेने वाला पर्सन है उसके जो वर्क है उसको ये सिक्योर करता है। तो सिंपल टर्म्स में कॉपीराइट इज़ राइट टू कॉपी। अगर आपके पास कॉपीराइट है किसी भी चीज़ का तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और किसी दूसरे यूज़ के लिए भी आप ले करके आ सकते हैं। दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एंड एनीवन दे गिव ऑथराइजेशन टू आर द ओनली वंस विद एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। यानी कि फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक सीडी है और जो ओरिजिनल उसका क्रिएटर है अगर वो कॉपीराइट देता है किसी और को, देन वो पर्सन भी या वो कंपनी भी आपका उस काम को रिप्रोड्यूस कर सकती है या रीसेल कर सकती है। तो ये सिंपल आपका हो गया कॉपीराइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है पेटेंट। तो जो पेटेंट है वो नए, ये बेसिकली आपका इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है। तो जो नए इन्वेंशन है उनको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दूसरा उसको प्रोड्यूस ना करे, उसको यूज़ ना करे, इसके लिए हम पेटेंट राइट यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि आपका इंजन है, बैटरीज हैं, और ये बेसिकली आपका 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। यानी कि 20 साल तक तो आपने जो चीज़ इन्वेंट की है आप ही उसको यूज़ करेंगे, आप ही रिप्रोड्यूस करके सेल करेंगे, लेकिन 20 साल बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में आता है, देन उसको आपका कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क आपका कोई भी इजीली रिकॉग्नाइजेबल सिंबल, फ्रेज या वर्ड होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से सिंबल्स आपने देखे होंगे, जैसे नाइकी है, हेड एंड शोल्डर्स है, फेसबुक है, गूगल है, तो ये इनके ट्रेडमार्क हैं। इन्हीं सिंबल्स को सिंपली या इन्हीं वर्ड या फ्रेजेस को ये यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। इसी तरीके से अगर आप वायलेट करते हैं आईपीआर को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका प्लेगरिज्म एक यहाँ पे टॉपिक आता है। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? सिंपली एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडिया, वर्क या वर्ड्स या वर्क दैट प्रिटेंड दैट दे आर ओन। यानी कि आप अगर किसी का वर्क यूज़ करते हैं, किसी का आइडिया हो, वर्क हो, वर्ड हो, तो और आप प्रिटेंड करते हैं कि ये आपका अपना काम है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि ये प्लेगरिज्म है। अब प्लेगरिज्म के पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लोग करते हैं? देन नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, आपको इतनी इनफ नॉलेज नहीं थी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या आप लेज़ी हैं, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है, हाई कंपटीशन है, या लैक ऑफ स्किल है आपके अंदर ओरिजिनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो प्लेगरिज्म सिंपली आपका एक यहाँ पे वायलेशन होता है आईपीआर का। देन आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है जब आप कॉपीराइट के रूल्स को वायलेट करते हैं सिंपली। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट विदाउट परमिशन। यानी कि अनऑथराइज्ड यूज़ अगर आप करते हैं किसी भी काम का जो कि कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट है, तो ये सिंपली कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर आप वायलेट करते हैं किसी भी रूल को, और अगर आप यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जैसे राइट टू रिप्रोड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले और परफॉर्म, लेकिन अगर आप बिना कॉपीराइट होल्डर की परमिशन के ये सब करते हैं तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आपने किया है। ऐसे ही आपका ट्रेडमार्क के साथ भी होता है। अगर आप किसी के ट्रेडमार्क का अगर आप गलत यूज़ करते हैं, बिना उसको जानकारी दिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। द अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ ए ब्रांड मार्क इज टर्म्ड एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। देन आपका मेन यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओएसएस क्या है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर इनको सिंपली हम समझें तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। यानी कि सोर्स कोड जिसका अवेलेबल होगा, जिसको आप यहाँ पे जिसमें एडिटिंग करके आप अपना कोड मिला के एक नया सॉफ्टवेयर भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोल देते हैं कि ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, या फ्रीली जिनका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट आर रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस इन विच कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर द परमिशन टू use, study, change and distribute the software and its source code to anyone for any purposes। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है और दूसरा उसको यूज़ कर सकता है, स्टडी कर सकता है, चेंज कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं? जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम है, VLC मीडिया प्लेयर है, ऑडेसिटी है, PHP है, पाइथन है, ब्रेव ब्राउज़र आपने सुना होगा, MySQL है, लाइनेक्स है, अपाची ओपन ऑफिस जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही लिब्रा ऑफिस है। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के जो कि ओपन सोर्स है। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होती है? देखिए जैसे ही लाइसेंस का वर्ड हमारे माइंड में आता है तो आपने देखा होगा ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो कि हमको अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर आपने चलाना है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए मिनिमम आपका जो लाइसेंस बनता है वो 18 ईयर्स के बाद बनता है। तो ऐसे ही जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका मार्केट में आता है या आप बनाते हैं तो उसकी भी लाइसेंसिंग जरूरी है। तो लाइसेंसिंग सिंपली एक एग्रीमेंट होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द एंड यूजर दैट ग्रांट परमिशन टू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी
यानी कि एक एग्रीमेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंड यूज़र के बीच, जो कि ये बताता है कि यूज़र जो है वो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ करेगा। देन और ये क्या इंक्लूड करेगा, जैसे कि कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हैं या यूज़र हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद के लेकर के आते हैं तो उसमें 3/1 या 5/1 लिखा होता है, यानी कि 3 यूज़र या 5 यूज़र इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंदर आपके ऑनलाइन कुछ लाइसेंसेज होते हैं, जिसमें एक आपका सीसी लाइसेंस या कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस आता है, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड वे है। अगर आप लाइसेंसेज में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली आप देखेंगे कि कई जगह पे इस तरीके से सीसी लिखा हुआ रहता है, यानी कि आपका कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर आता है, जो कि परमिशन देता है किसी भी यूज़र को कि उसका काम वो यूज़ करें बाकी लोग, और उसको आगे वो अपने काम को भी दिखा सकते हैं। तो कॉमन क्रिएटिव लाइसेंसेस गिव एनीवन फ्रॉम इंडिविजुअल क्रिएटेड टू लार्ज इंस्टीट्यूशन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू ग्रांट द पब्लिक परमिशन टू यूज़ देयर क्रिएटिव वर्क अंडर कॉपीराइट लॉ। तो ये सीसी लॉ है। इसी के अलावा आपके द GNU GPL लाइसेंसेस भी होते हैं, जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंसेस होते हैं। इनके बेसिकली फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जो बेसिकली आपको ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए लाइसेंसेस देते हैं। अब जो GPL है इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके GPL लाइसेंसेज या GNU GPL या सिंपली GPL लाइसेंसेज हैं। इसके अलावा लास्ट आपका है अपाची लाइसेंसेज। अब अपाची लाइसेंसेज आपके अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है ये यहाँ पे देता है, और इनकी मदद से सिंपली आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने मॉडिफाइड वर्जन्स को आप आगे भी ले सकते हैं, और आपको किसी भी रॉयल्टी फ़ी की प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है उसको आपने रॉयल्टी देनी है। अगर वो आपका अपाची फाउंडेशन जो है उसके थ्रू लाइसेंस्ड है तो आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है ऑनलाइन एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और साथ ही में हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 18।